गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 11 चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो फर्स्ट टॉपिक है एंटिटी। अकाउंटिंग में एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है ये बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका अपना एक अलग अस्तित्व, अपनी एक अलग पहचान है इसके ऑनर से। जैसे कि राम और श्याम है ना, नाम भी अलग हो गए और दोनों इंसान भी अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग में बिजनेस और जो ऑनर होगा वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। यानी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा हो और बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो और वो लोन चुकाना पड़े, तो बिजनेस के पास ही जितना प्रॉफिट होगा या जितनी रेवेन्यू जो कुछ भी होगा तो वो उसी से चुकाएगी। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो ऑनर को अपने पास से कुछ नहीं देना होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि बिजनेस और मैं तो अलग अलग हूँ, दोनों की एंटिटी अलग है। अब ये जो बिजनेस होगा ये एक लॉ के द्वारा क्रिएटेड किया जाता है, इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ये यूज़ करता है। अब जो ऑनर होता है, क्योंकि वो मालिक होता है, वो बिजनेस में पैसे लगाता है, तो जो वो पैसे लगाता है उनको बोलते हैं कैपिटल। अब क्योंकि बिजनेस के पास खुद के पैसे नहीं थे, ऑनर ने उसको पैसे दिए हैं, तो वो पैसे, वो जो कैपिटल होगी, ऑनर की जो कैपिटल होगी, वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होगी। यानी एक तरह से एक दायित्व हो गया बिजनेस के लिए। अब बिजनेस को वो लाइबिलिटी पे करनी है, तो उसके लिए बिजनेस बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। अब यहाँ पे वो डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं करेगा, बल्कि बिजनेस जो खुद काम करता है वो चीज़ें यहाँ आएगी, यानी बिजनेस के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जाती। तो एक बिजनेस में गुड्स और एसेट्स परचेज की जाती हैं। फिर जैसे रॉ मटेरियल वगैरह खरीद लिया, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल खरीद लिया। जैसे शर्ट की आपकी कोई बिजनेस है शर्ट का, और उसके लिए आपने कपड़ा खरीद लिया, तो वो चीज़ें ठीक है। फिर एसेट में जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली उनको बनाने के लिए, फिर उनको बेचा जाता है, फिर उनसे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, बेचने के बाद प्रॉफिट होगा। देन उस प्रॉफिट से वो अपनी लाइबिलिटी को पूरा करता है कि आपने मेरे को कैपिटल दी, थैंक यू सो मच, तो इसके बदले में मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको सेल कर देंगे, वो चीज़ें। तो यहाँ पे दो पार्टीज होती है ना, एक तो सामान खरीदती है और एक सामान बेचती है। अब जैसे ये सामान बेचने वाला है, तो इसने अपना प्रोडक्ट बेचा, बदले में इसने इसको पैसे दिए। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो चीज़ें होती है वो मनी के बदले में होती है, पैसे के बदले में होती है। बिना पैसे की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। जैसे कि स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉयज़ में, झगड़ा हो गया दो एम्प्लॉयज़ में, तो हड़ताल वगैरह होगी, वो चीज़ें यहाँ पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर इसने कोई सामान दिया, बदले में इसने कोई सामान दिया, उसको भी शामिल नहीं करेंगे। इसने सामान दिया, बदले में इसने पैसे दिए, उस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्योंकि बाइंग और सेलिंग हो रही है यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन आपने करी है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही एंट्री कहलाता है, और ये एक प्रॉपर मेथड में रिकॉर्ड की जाती है। नरेशन। नरेशन का मतलब है जो एंट्री आपने करी है उसको एक्सप्लेन करना कि किस चीज़ की एंट्री करी है। जैसे किसी ने आपको बोला कि फर्नीचर खरीदा है 2,000 रुपये का, इसकी एंट्री करो, तो ये एक तरह से लगा लो क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप करोगे एंट्री, कैसे करोगे? क्योंकि फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब वही है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके रूल्स मैं आपको बता दूंगी। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गई तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गई एंट्री, क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने ये एंट्री सीख ली होगी, है ना। अच्छा, अब इसके लिए आप, ये तो होगी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इस एंट्री को आपको नरेशन करनी है, यानी उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या एंट्री करी है। तो हमने एंट्री करी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश के लिए, कैश से हमने जो है फर्नीचर खरीदा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बीइंग परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2,000, दोनों का मतलब सेम ही माना जाएगा यहाँ। तो ये एक जर्नल एंट्री है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो एक बिजनेस डील करता है, जिस प्रोडक्ट में, वो होती है गुड्स।
गुड्स हमेशा टेंजिबल होती है नेचर में। टेंजिबल का मतलब होता है जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। जैसे बुक्स, आपका बुक्स का बिजनेस हो सकता है। पेन, आपका पेन का बिजनेस हो सकता है। क्लोथ्स, आपका कपड़ों का बिजनेस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर एक गुड्स जो होगा, जैसे कि पेन, क्लोथ, बुक वगैरह, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, वो एसेट होती है आपकी कंपनी की। क्योंकि वो आप बेचोगे ना, तो उससे आपकी कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलेगी। लेकिन जो भी एसेट्स होती है ना, उनको हम गुड्स नहीं कह सकते, क्योंकि एसेट्स में जो आपका बिजनेस है वो चीज़ तो आएंगी, बल्कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी आएंगी। जैसे बिल्डिंग आ गई, जैसे मशीनरी आ गई। बिजनेस आपका क्लोथ्स का है, लेकिन आपके पास 4-5 बिल्डिंग्स थी जिसमें आप ये बिजनेस कर रहे थे, और आप लॉस में जाने लगे, तो आपने एक बिल्डिंग बेच दी, तो वो बिल्डिंग को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारी गुड्स को एसेट बोल सकते हैं, लेकिन एसेट को गुड्स नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है सर्विसेज। कुछ कंपनी सर्विसेज में भी बिजनेस करती है। ठीक है, ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कंज्यूमर का और सर्विस प्रोवाइडर दोनों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है। इंटेंजिबल होती है, इसका मतलब कि इसको ना तो देख सकते हैं, ना ही टच किया जा सकता है सर्विस को। जैसे टीचर आपको पढ़ाता है तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंक जो है वो भी आपको कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिपॉजिट की, है ना, लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो वो सारी सर्विसेज होती हैं जिन्हें से फील किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल यानी वो रिसोर्सेज जो तो या तो मनी में हो या फिर मनी वर्दी हो। कैपिटल मैंने अभी आपको बताया था, ऑनर पैसे लगाता है ना। तो यानी वो पर्सन जो इस मनी को या मनी वर्दी रिसोर्सेज को कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो तो हो गया शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर या ऑनर। देखिए, ये जो कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में किसी ने पैसे लगाए, ठीक है, वो तो हो गई कैपिटल। अब जो पैसे लगाने वाला है उसको क्या बोलते हैं, ऑनर। उसी को हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी है। उसी को हम शेयर होल्डर भी बोल देते हैं क्योंकि उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ही किया है। ठीक है, और क्योंकि कैपिटल जो है वो ऑनर से रिलेटेड है, इसीलिए कैपिटल को ऑनर की प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना तो इससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है कोई चीज़ विड्रॉ करना। विड्रॉ का मतलब है किसी चीज़ को वापस लेना। समझते हैं इसको। देखो, जैसे ये ऑनर था, ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख रुपए। अब इसको ज़रूरत पड़ गई तो इसने 20,000 रुपये जो है वो निकलवा लिए। तो जब इसने पैसे लगाए तो वो क्या थी, कैपिटल थी। और जब इसने अपने ही पैसे जो इसने बिजनेस में लगाए थे, वही पैसे, खुद के पैसे मतलब इसने निकलवाए, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब है मनी या कोई भी एसेट जो आप बिजनेस से निकालते हो, लेकिन वो आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है, फिर है एसेट। अभी हमने एसेट की बात करी थी यहाँ पे, तो इसको समझते हैं। एसेट का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जो कि बिजनेस खरीदता है, यानी बिजनेस ऑन करता है, उसके कंट्रोल में होता है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यानी फ्री में तो वो लाया नहीं, और वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हैं जिसमें लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, कैश भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस एक एसेट है, पता है हमें ये एसेट है। अब आप, सॉरी, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक एसेट है। आपने जो है एक बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में आपका काम चल रहा है, आप प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हो वहाँ, तो यानी वो बिल्डिंग आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। मशीनरी है, उस मशीन से काम हो रहा है, तो वो मशीन भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। ठीक है, तो यानी एसेट जो है उसकी खुद की भी कोई वैल्यू होती है, यानी खुद कितने में परचेज करी है, और वो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है आपके बिजनेस को। नेक्स्ट है एसेट के टाइप। 2 तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट को हम फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट के साथ लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल दिया जाता है, यानी नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं और करंट एसेट को हम शॉर्ट टर्म एसेट भी बोल देते हैं। नॉन करंट को लॉन्ग टर्म एसेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसी एसेट्स जो होती हैं उनको हम विद इन अ ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में आप अपना प्रोडक्ट ला रहे हो, बना रहे हो, है ना। आपने कोई मशीन खरीदी और उस मशीन से आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर वो ख़राब हो जाएंगी। यानी आप ऐसी चीज़ें खरीदोगे जो 2-3 साल तो चलेगी चलेगी। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म एसेट है, तो इनसे 1 साल में पैसे में हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी ये बहुत टाइम तक हमारे लिए यूज़फुल रहती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती है।
और शॉर्ट टर्म एसेट वो होती है जो जिनको कि आप विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हो पैसों में, जिसमें आपकी होगी कैश, कैश इक्विवेलेंट्स जिनको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा वो, जो आपने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया वो, क्योंकि वो तो तुरंत बिक जाएगा और उससे तुरंत जो है आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो आपको कैश में अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आप इसको विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हो। एक एसेट्स और होती है जो होती है फिक्टिशियस एसेट्स, लेकिन वो जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप करके आगे नेक्स्ट टॉपिक लाइबिलिटीज़ वाला पढ़ सकते हो। देखो, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको आप रीसेल भी नहीं कर सकते। लाइक आपकी बिजनेस है और उस बिजनेस पे प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए गए प्रमोशन करने के लिए, जैसे कि हमारा इस चीज़ का बिजनेस है और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया, तो यानी वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही आप उस चीज़ को रीसेल कर सकते हो दोबारा से। लाइसेंसिंग फीस जो है वो भी फिक्टिशियस एसेट्स में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ यानी एक कंपनी जो है जितनी मनी, जितना जो पैसा है वो ओ करती है, यानी कि डेट पे लेती है, उधार लेती है, वो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। तो लाइबिलिटीज़ एक तरह का डेट होता है, एक तरह का ऋण होता है, या फिर एक ऑब्लिगेशन होती है, दायित्व होता है, जो कि एक बिजनेस के ऊपर होता है और बिजनेस उसको कुछ ना कुछ टाइम में उसको पे करना ही होता है वो। जैसे बैंक का लोन, ये भी एक लाइबिलिटी है जो बैंक को पे करनी, बिजनेस को पे करनी पड़ेगी। अनपेड बिल्स, ऐसे बिल जो अभी तक पे नहीं करे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर का बिल है, और आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी अभी तक ड्यू तो हो चुकी है लेकिन आपने पे नहीं करी, और सप्लायर्स को आपको पेमेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी। ये भी दो तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट फिर से वही जो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लंबे टाइम के लिए होगी, यानी ऐसे डेट, ऐसे ऑब्लिगेशंस जो आपको विद इन 1 ईयर पे नहीं करने होते। इसका मतलब ये लंबे टाइम के लिए आप लोन लेते हो तो लंबे टाइम में ही आप पे करोगे, जैसे कि आपने 2-3 साल में ले रखा है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 1 ईयर में उसको करो, क्योंकि नॉन करंट नेचर के हैं ये। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लीज, ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे लंबे टाइम के लिए आपने लोन ले रखा है तो आप उसको 2-3 साल में जैसा भी है वो आप पे करोगे। देन करंट लाइबिलिटी, ऐसे डेट जो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करने ही होते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म लोन्स, इनकम टैक्स जो कि हर साल आप पे करते हो, पेरोल जो पेमेंट वगैरह देनी होती है वो, और रेंटल फीस, कोई रेंट वगैरह पे करना होता है वो। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, कि एक कंपनी जो है उसको कुछ रेवेन्यू जनरेट करनी है तो उसके लिए उसे जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो एक्सपेंसेस कहलाती है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा। आपने कुछ स्टोरेज वगैरह उसको स्टोर करके रखा होगा, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह दी होगी, वेजेस दिए होंगे, तो वो भी एक खर्चा ही है और इस चीज़ को एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो ये करना पड़ता है, एक्सपेंसेस जो है। तो यही जो है आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, क्योंकि इसमें आपकी कैश जो है वो बाहर जाती है बिजनेस से। अब जो आपकी एक्सपेंसेस है वो दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होती है जो कि नॉर्मल आप बिजनेस जिस चीज़ का कर रहे हो उस बिज़नेस के दौरान जो आपको खर्चे करने होते हैं वो चीज़ें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। जैसे कि आपको सैलरी देनी पड़ती है अपने मैनेजर को, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस देनी होती है, आपको रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल वगैरह का खर्चा होता है, कमीशन देना पड़ता है, रॉ मटेरियल जब आप खरीदते हो तो उस पर कॉस्ट आती है, तो वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग में आ जाएंगी। और नॉन ऑपरेटिंग वो होती है जो कि इसके जो बिज़नेस का कोर ऑपरेशन है उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यानी उसके अलावा जो रह गया वो सारा चीज़ इसमें आएगा। जैसे कि भूकंप आ गया या फिर बाढ़ आ गई, यानी उसकी वजह से लॉस हो गया, तो वो एक तरह से खर्चा हो गया, तो वो बिज़नेस की वजह से थोड़ी ना हुआ है, वो अपने आप हो गया। ऐसे बैड डेट्स हो गए, और जो सेल कर रहे थे आप एसेट, उस पर आपको कोई लॉस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन ऑपरेटिंग में आएगी। आपके दो एक्सपेंसेस और भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस। शायद ये दो टॉपिक भी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप चाहो तो इन्हें स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक आगे देख सकते हो, बट फिर भी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होते हैं लेकिन अभी तक
अकाउंटिंग ईयर जो है उसका एंड होने वाला है और वो अभी तक पे नहीं किए। इसका मतलब है कि जैसे आपका जो ईयर होता है, मान लो अकाउंटिंग ईयर तो कभी भी शुरू हो सकता है 1 जनवरी to 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो अब देखो, आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके बिजनेस में कुछ खर्चे हुए लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली, वेजेस नहीं मिले, आपने अभी तक रेंट पे नहीं किया, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस होंगे आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड कौन से होंगे? वो खर्चे जो कि ड्यू तो हुए नहीं अभी तक लेकिन आपने उनको एडवांस में पे कर दिया। तो प्रीपेड का मतलब है एडवांस में ही सैलरी दे दी, एडवांस में ही रेंट दे दिया, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है हैप्पी होंगे क्योंकि पहले ही एडवांस में मिल गया उनको सब कुछ, ड्यू हुए नहीं। जैसे 1 महीने, जैसे मान लो अभी है जनवरी, तो जनवरी अभी पूरा नहीं हुआ तो जनवरी की सैलरी पहले ही आपने दे दी, तो वो प्रीपेड में आ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हम एक्सपेंसेस पढ़ रहे थे लेकिन कहीं कहीं पे वर्ड यूज़ होता है एक्सपेंडिचर, तो क्या डिफरेंस है? एक्सपेंसेस का मतलब तो सिंपल वही है कि बिजनेस आप कर रहे हो उसके दौरान आपको जो कॉस्ट पे करनी होती है, जो चुकानी होती है कॉस्ट, वो है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो पैसे, वो मनी की अमाउंट जो आपको अगर स्पेसिफिक कुछ बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको पे करनी होती है, वो कहलाते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस आपके रेगुलर बेसिस पे होते हैं, डेली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे बेस होते हैं, यानी वन टाइम आपको पे करने होते हैं। ये इरेगुलर बेस पे होते हैं, रेगुलर नहीं होते, कभी कभार होते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस जो है वो डिडक्टेबल होते हैं टैक्स में से, यानी उसमें से कुछ खर्चा जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी आपको, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस साल में वो पे किए गए हैं उस साल कैन नॉट बी डिडक्टेड इन द ईयर दे आर पेड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है जैसे सैलरी का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, एक्सेट्रा। और एक्सपेंडिचर का खर्चा हो गया जैसे कि बिल्डिंग परचेज करी। अब ऐसा तो है नहीं हर महीने आप बिल्डिंग परचेज करे जा रहे हो, तो यानी ये बहुत कम ऐसा होता है जैसे 2-3 साल में एक बार आपने खरीद ली। मशीनरी परचेज करिए क्योंकि इसीलिए इनको इरेगुलर बेसिस पे बोला गया एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि कंफ्यूजिंग भी रहता है लेकिन मैंने इसको कोशिश करी कि बहुत इजीली समझाऊं क्योंकि ये सारी चीज़ें लगभग सेम सेम सी लगती हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये सेम ही है बट कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस है। देखो क्या है, सबसे पहले है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि एक कंपनी अर्न करती है बिफोर एक्सपेंसेस। इसका मतलब इसमें खर्चे जो हैं वो उनसे पहले, देखो इनको है ना, मैं आपको थोड़ा और इजी करने की कोशिश करती हूँ। देखो इस लाइन को एक पल के लिए हम थोड़ा सा भूल जाते हैं और ये जो चीज़ें हैं ना इनको पढ़ते हैं। देखो रेवेन्यू जो है वो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी, उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दो एक्टिविटी आएंगी रेवेन्यू में, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे जो एक्टिविटी होती है, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब कि जो डे टू डे नहीं होगी, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होंगी, जैसे डिविडेंड से रिलेटेड इनकम दे दी, इंटरेस्ट की कोई इनकम होगी, ठीक है। ओके, अब जो है इस पॉइंट पे आते हैं। तो रेवेन्यू क्या बताया था मैंने, यानी कि वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि खर्चा होने से पहले आप कमाते हो, इसको आप क्या बोलोगे कि इसमें से आपने खर्चे घटाए नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी कोई शॉप है, ठीक है, और आपने आज जो है उस शॉप से 2000 रुपीज़ कमाए। अब आज जो है आपका खर्चा भी हो गया थोड़ा बहुत, जैसे 2000 रुपये कमाए और आप डेली जो आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आपने 10 चाय आज पी है शॉप पे, तो एक चाय मान लेते हैं 10 रुपये की है तो 10 चाय होगी 100 रुपये की। तो आपने वो 100 रुपये घटाए नहीं है इसमें से, आपने सिर्फ इतना देखा कि मेरे पास कैश आया कितना, तो वो जो कैश आया है ना वो चीज़ है रेवेन्यू। और अगर घटा के फिर देखेंगे ना उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, ये जो 1900 रुपीज़ होंगे इनको नहीं बोलेंगे हम। रेवेन्यू वो है जो कि अमाउंट आई है, ठीक है। एक्सपेंसेस घटाने के अलावा, मतलब कि घटाए बिना जो अमाउंट होगी वो होगी रेवेन्यू। आई बात समझ। देन नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि अब आपने क्या करा, एक्सपेंसेस घटा दिए, ठीक है। प्रॉफिट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब आपने रेवेन्यू में से
अमाउंट माइनस कर दी, 2,000 का आपका इनकम हुई और 100 रुपीज़ की आपने चाय पी ली, तो बचे कितने, वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, दो तरह का होता है ये, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी ये जो रेवेन्यू है इसमें से आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं ना, तो वो आपने माइनस कर दिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपने बताया ही नहीं, तो मैंने बताया है। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पढ़ाए थे ना, ये ही डायरेक्ट है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। और जो नॉन ऑपरेटिंग बताए थे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, वो नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस समझ आया होगा कि रेवेन्यू का मतलब जितना कमाया है उसमें से खर्चा नहीं घटाना, तो वो चीज़ रेवेन्यू है। और प्रॉफिट यानी जितना कमाया है उसमें से खर्चा भी घटा दो, तो जो आएगा वो होगा प्रॉफिट। अब इनकम, इनकम की डेफिनेशन भी सेम सेम सी है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दो तो जो अमाउंट आएगी वो इनकम आ जाएगी। तो क्या हम इनकम को भी प्रॉफिट मान लें, क्योंकि प्रॉफिट में भी तो यही बोला गया था कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इनकम का मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट जो आपने अर्न करी है पूरे साल में। ठीक है, ठीक है। अब जो चीज़ है वो क्या है कि इनकम जो है ना उसमें अर्निंग जो होगी वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्टिविटीज से शामिल होगी। लेकिन ये तो प्रॉफिट में भी था, उसमें भी तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग था। लेकिन इनकम को कभी कभी हम प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो कुछ कंडीशंस में इनकम को नेट प्रॉफिट मान लिया जाता है। लेकिन जो है इसमें ऐसा माना जाता है कि इनकम में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम शामिल नहीं किए जाते, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और किसी किसी कंडीशन में तो ऐसा भी होता है कि मान लो बिजनेस में सिर्फ इनकम, मतलब कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसे आ ही रहे हैं और उस दिन कोई खर्चा नहीं हुआ, तो वो तो रिवेन्यू ही होगी। अब एक्सपेंसेस घटाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि उस दिन पैसे आ ही रहे हैं, तो उस रेवेन्यू को भी कभी कभी इनकम मान लिया जाता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है गेन। गेन का जो वर्ड है वो भी एक तरह से प्रॉफिट से मिलता जुलता सा ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गेन किस वजह से होता है, इरेगुलर एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपके बिजनेस में, मतलब कि आपको अंदाज़ा है कि ऑन एन एवरेज इतनी आपकी कमाई होती है। लेकिन कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को हासिल हो जाए कि एक दिन ज़्यादा सामान की बिक्री हो जाए, मतलब जितना नॉन एक्सपेक्टेड वाली जो चीज़ होती है वो, तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि इंसिडेंटल हो जाए, मतलब अचानक से ही आपके बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो गया, वो चीज़ जो एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है उसको हम गेन बोलते हैं। लॉस तो आपको पता ही होगा, जब टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपकी इनकम या रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनकम सिर्फ इतनी सी है, एक ही बोरा भर के इनकम है मतलब, और 3 बोरे भर के आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, तो फिर लॉस हो गया। 2-3 टॉपिक और रह गए, फटाफट कर लेते हैं। परचेज, परचेज का मतलब क्या है, क्रय करना, खरीदना। यानी जब आप किसी भी प्रोडक्ट को या एसेट को खरीदते हो, मतलब कि पैसे देके खरीदते हो। देखो जैसे कि मान लो ये बिजनेस है, ये जो है सप्लायर है, तो बिजनेस जो है इससे कोई चीज़ खरीदेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, तो अब वो प्रोडक्ट के बदले में इसको क्या देगा, पैसे देगा। ठीक है, यानी मनी पे करेगा। तो जैसे ये मनी पे कर देगा, ये प्रोडक्ट को तो बिजनेस के पास आ ही जाएगा, प्रोडक्ट की ऑनरशिप भी बिजनेस के पास आ जाएगी। तो यानी किसी प्रोडक्ट की ऑनरशिप जब आपके पास आ जाती है विद द पेमेंट ऑफ मनी, तो वो चीज़ होती है परचेज। सेल्स इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया, वही चीज़ है, बिजनेस है लेकिन इस बार सप्लायर की जगह कस्टमर है। बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, यानी अब ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, गिविंग द ऑनरशिप। लेकिन वो ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी, प्रोडक्ट देते ही ट्रांसफ़र नहीं होगी, तब ट्रांसफ़र होगी जब कस्टमर जो है पेमेंट कर देगा। कस्टमर पेमेंट कर देगा तब इसकी ओनरशिप जो है कस्टमर के पास पहुंच जाएगी, यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। विल बी रिसीव्ड एट, जो प्राइस होगा ना, प्री डिटरमाइंड प्राइस। जैसे पेन 5 रुपीज़ का है तो पेन इसको दे दिया तो 5 रुपीज़ आ गए, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस है, उस प्राइस पे
जो है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो चीज़ सेल कहलाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब फिनिश्ड गुड, तैयार माल, जो सामान तैयार हो चुका है वो चीज़ कहलाती है स्टॉक। जैसे कि कोई आपसे कॉल करके पूछता है कि आप उस कंपनी से बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप बताइए कि आपके पास इस कंपनी वो शर्ट है या नहीं है ना, कॉटन की शर्ट चाहिए या फिर टी शर्ट चाहिए, तो कहता है हाँ जी हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। तो स्टॉक यानी तैयार माल रखा हुआ है, तो जो कि कस्टमर को सेल किया जा सकता है इमीडिएट, यानी अवेलेबल है वो चीज़। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया टी शर्ट का। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने बताया था, इसमें फिनिश गुड्स भी आ जाएंगी, रॉ मटेरियल कच्चा माल भी आ जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा। जैसे कि कपड़ा लिया आपने, वो कच्चा माल में आ गया और ये शर्ट तैयार होगी, ये फिनिश गुड्स में आ गई। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी आपको पता होगा, बाय वन गेट वन फ्री, 10% ऑफ, है ना, यानी प्राइस में रिडक्शन हो जाना, प्राइस में कमी आ जाना किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस में। और ये बिजनेस कब करती है, जब बिजनेस को अट्रैक्ट करने हो, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर। डिस्काउंट आपके दो तरह के होते हैं, कैश और ट्रेड। कैश डिस्काउंट, जब कस्टमर जो है तुरंत पेमेंट कर रहा है तो उनको उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट दी जाती है। और ट्रेड डिस्काउंट, जब आप बल्क में सामान खरीद रहे हो, यानी लार्ज क्वांटिटी में आप सामान खरीद रहे हो ना, तब आपको ये डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट जनरली जो है होलसेलर और रिटेलर को दिया जाता है और एक फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो आप रिवाइंड करके एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है डेटर और क्रेडिटर। डेटर, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, एक कंपनी है और ये एक बैंक है। तो कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो कंपनी क्या कहलाएगी, डेटर। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी कहलाएगी डेटर। बैंक ने कंपनी को लोन दिया तो बैंक कहलाएगा क्रेडिटर। यानी जो मनी उधार लेता है वो डेटर, जो मनी उधार देता है वो क्रेडिटर। तो यहाँ पे मनी उधार लिया डेटर ने, तो कंपनी के लिए क्या चीज़ होगी ये मनी, कंपनी इसको डेट बोलेगी और बैंक इसको क्या बोलेगा, इसी मनी को लोन बोलेगा। एक टॉपिक है आपका वाउचर। वाउचर यानी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल लिखी होती है कस्टमर वगैरह की और क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह उसने ख़रीदा है। ये कंपनी मेंटेन करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए। वाउचर, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ था ना, तो फिर मैं यही करा रही हूँ। बाकी वो भी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो तो आप बता सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी लेकिन कंप्लीट भी हो चुका है टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई टॉपिक नहीं आया हो तो आप रिवाइंड करके देख लो, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके लिख दो, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।